औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना डोजेज फॉर्म साइंस थ्योरी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था ओरल हाइजीन का, जो कि 3 लेक्चर्स में पूरा हो गया था। दूसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था वो है सपोजिटरीज। इसका एक इंटरैक्टिव सेशन हो चुका है और इसके बाद का जो लेक्चर है वो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू सपोजिटरीज हो चुका था, अब इससे आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोजिटरी बेसिस। Analogous to the ointment basis, suppository bases play an important role in the release of the medication they hold and therefore in the availability of the drug. Ointment basis की तरह नहीं, उनसे डिफरेंटली suppository bases होती हैं। ointment basis का काम मिलता जुलता ही होता है, लेकिन एक लिमिटेड हद तक होता है। सपोजिटरी बेसिस का काम उनसे बहुत ज़्यादा होता है। सपोजिटरी बेसिस जो होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्रग की रिलीज़ के अंदर या मेडिकेशन की रिलीज़ के अंदर, जिसे उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस ड्रग को साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल करवाने में। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। वन ऑफ द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर अ सपोजिटरी बेस इज़ दैट, मतलब सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है सपोजिटरी बेस की, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है सपोजिटरी बेस की, वो क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इसको बॉडी ओरिफिस के अंदर इंसर्ट किया जाए तो ये सॉफ्टन हो जाए या मेल्ट हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए उस टेम्परेचर के ऊपर। सॉफ्टन होना है, मेल्ट होना है, डिज़ोल्व होना है, डिपेंड करता है कौन सा इंग्रेडिएंट है और कौन से बॉडी ओरिफिस के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर तो वहाँ पे बॉडी फ्लूइड अवेलेबल है तो वहाँ पे डिज़ोल्व हो सकता है। अगर नहीं बॉडी अवेलेबल बॉडी फ्लूइड तो वहाँ पे सॉफ्टन हो सकता है, मेल्ट हो सकता है और उसके बाद ये ड्रग को रिलीज़ कर सकता है, ड्रग को अवेलेबल बना सकता है। कुछ बेसिस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, कुछ बेसिस हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। इस तरह जिस हमने पहले भी बहुत सारी डोजेज फॉर्म पढ़ी हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट पढ़े हैं। कुछ इंग्रेडिएंट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट कम एफिशिएंट होते हैं। तो जब भी सपोजिटरी बेस की बात की जाएगी, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बेस बताई जाती है उसको कोका बटर कहा जाता है। इसी का सिनोनिम है थियोब्रोमो ऑयल। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सबसे ज़्यादा जो बेस यूज़ होती है सपोजिटरीज के अंदर वो है कोका बटर या थियोब्रोमो ऑयल। क्या वजह है कोका बटर या थियोब्रोमो ऑयल के ज़्यादा यूज़ होने की? एक तो ये है कि ये मेल्ट कर जाती है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। पहले भी हमने रिक्वायरमेंट में यही पढ़ा कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट ना हो, सॉलिडिफाई रहे, सॉलिड ही रहे, लेकिन ये इंसर्शन के बाद, बॉडी ओरिफिस के अंदर इंसर्शन के बाद ये मेल्ट कर जाए, सॉफ्टन हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए। उनमें से एक काम यहाँ पे सर्व हो रहा है कि ये बॉडी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर जाती है। कोका बटर जो है वो बॉडी फ्लूइड के साथ इमिसिबल होती है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, चूँकि अगर आप किसी बॉडी ओरिफिस में दे रहे हैं तो जो बॉडी फ्लूइड है वो एक्वस इन नेचर होता है। अब ये जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स हैं
फ़र्ज़ करें कोका बटर के साथ उनकी स्पोजिटरी आपने बना दी फैट सॉल्युबल ड्रग्स की। अब कोका बटर की स्पोजिटरी इंसर्शन के बाद मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने के बाद साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग ने अवेलेबल होना है, ताकि साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग ने अवेलेबल होना है ताकि जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो सके और अपना पर्पस सर्व कर सके। लेकिन जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो ऑयल के अंदर ही रह जाएंगी और उनकी बहुत लो टेंडेंसी होगी कि वो एक्वस फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर एंटर हो सकें, जिस फ्लूइड ने इनको हेल्प करवानी है एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स अगर हम यूज़ करें, पहले मैंने बात बताई है फैट सॉल्युबल की, अब हम वाटर सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कोका बटर यूज़ कर रहे हैं और हम वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं स्पोजिटरी बनाने के लिए, तो इसके रिज़ल्ट फैट सॉल्युबल ड्रग्स की निस्बत बेहतर आते हैं, क्योंकि जब ये स्पोजिटरी मेल्ट करेगी बॉडी ऑरिफिस के अंदर जाकर, तब जो ड्रग है वो टेंड करेगी, वो जाने की कोशिश करेगी एक्वस फिजियोलॉजिकल फ्लूइड की तरफ, जिसने बॉडी फ्लूइड की तरफ जिसने उसको एब्जॉर्ब करवाना है। वो बेस को छोड़कर चली जाएगी। फैट सॉल्युबल में ऐसा नहीं होगा। फैट सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो सीम टू बी रिलीज मोर रेडिली फ्रॉम बेसिस ऑफ ग्लाइसिनेटेड जेलेटिन। ग्लाइसिनेटेड जेलेटिन अगर आप यूज़ करते हैं तो फैट सॉल्युबल ड्रग्स को बेहतर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, या फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की स्पोजिटरी बेस को यूज़ करते हुए स्पोजिटरी बनाई जा सकती है, जिसके अंदर फैट सॉल्युबल ड्रग्स को ऐड किया जा सकता है। ये दोनों ही बॉडी फ्लूइड के अंदर इजीली डिज़ोल्व होती हैं। पहले जो कोका बटर था वो मेल्ट हो रहा था बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। अब ये जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल स्पोजिटरी है या जो ग्लाइसिनेटेड जेलेटिन की बेस को यूज़ करते हुए स्पोजिटरी हमने बनाई हुई है फैट सॉल्युबल ड्रग्स की, ये डिज़ोल्व होगी बॉडी फ्लूइड के अंदर। इनका जो मेथड है एक्ट करने का वो चेंज है। तो अगर हमारे पास फैट सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो हमें चाहिए कि कोका बटर हम यूज़ ना करें, बल्कि हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या फिर ग्लाइसिनेटेड जेलेटिन यूज़ कर लें। जब इरिटेशन हो या इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना हो, जैसा कि होता है एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के अंदर, तो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि कौन सी बेस को यूज़ करते हुए स्पोजिटरी बनाई जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को रिलीव करना हो, एनोरेक्टल डिसऑर्डर हो, तो वहाँ पे जो सुपीरियर बेस होगी, जो बेहतर होगी यूज़ करना, वो कोका बटर ही होगी, क्योंकि इसके अंदर इमोलिएंट एक्शन भी होता है, सूथिंग एक्शन होता है, और इसके अंदर स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होती है साइट ऑफ एक्शन के ऊपर बाकी बेसिस की निस्बत, जो कि स्पोजिटरी बनाने के अंदर यूज़ हो रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोजिटरी बेसिस। स्पोजिटरी बेसिस को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं हम। मेन क्लासेस 2 ही हैं, एक आपके सामने लिखा हुआ है फैटी और ओलिजिनस बेसिस, दूसरी है वाटर सॉल्युबल बेसिस या वाटर मिसिबल बेसिस। बेसिक कैटेगरीज ये 2 ही हैं, पहली फैटी और ओलिजिनस बेसिस, दूसरी वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेसिस। तीसरी जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं मिसलेनियस बेसिस। बेसिक कैटेगरीज 2 ही हैं, तीसरी भी हमने बना ली है, उसको हम कहते हैं मिसलेनियस बेसिस। उसमें ऐसी बेसिस को रखा जाता है
जो कि ना प्रॉपरली पहली फैटी या ओलिजिनस बेस में आ रही हों, ना ही प्रॉपरली वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेसिस में आ रही हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक इन बेसिस से मिलते हों, कुछ डिफ़र करते हों, इसलिए हम इनको यहाँ ना रख सकते हो, तो हमने उनके लिए तीसरा एक ग्रुप बना लिया। बाकी ये आपको याद रहना चाहिए कि मेन ग्रुप्स दो ही हैं। स्टार्ट करते हैं फैटी और ओलिजिनस बेसिस को। फैटी बेसिस सबसे ज़्यादा या फ्रिक्वेंटली हम कह सकते हैं एम्प्लॉय की जाती हैं स्पोजिटरी बनाने के अंदर बेस के तौर पे। इस चीज़ की वजह यह है कि जो कोका बटर है वो इस ग्रुप का मेंबर है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सबसे ज़्यादा बेस यूज़ हो रही है वो कोका बटर है। तो इसका मतलब यही है कि जो सबसे ज़्यादा बेसिस यूज़ हो रही हैं वो फैटी और ओलिजिनस बेसिस हैं, क्योंकि कोका बटर इस ग्रुप का मेंबर है। बाकी बेसिस हम उसी वक्त यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास ये बेसिस सूटेबल नहीं होती। अदर फैटी या ओलिजिनस मटेरियल होते हैं वो यूज़ होते हैं जो हमारे पास, उनमें हैं हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स के, जैसे कि आप कह सकते हैं पाम कर्नल ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल। ये भी बेस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोका बटर ही होगा। इसके अलावा डिफरेंट फैट बेस कंपाउंड्स होते हैं या फैट बेस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स ऑफ ग्लिसरीन आप कह सकते हैं, और इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये इन चीज़ों में पाए जा सकते हैं और इनको बेसिस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फैटी बेसिस के अंदर ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट यूज़ हो सकता है, ग्लिसराइल पाल्मिटेट यूज़ हो सकता है, और इस तरह के और एजेंट्स यूज़ हो सकते हैं। मैनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स, उनके अंदर डिफरेंट कम्बिनेशंस बेसिस के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि आप एक ही बेस यूज़ करें, आप डिफरेंट कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर्ड पर्पस सर्व करने के लिए। अब रिक्वायर्ड पर्पस क्या हो सकता है कि डिफरेंट मटेरियल आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप चाह रहे हैं कि ख़ास हद तक जो स्पोजिटरी है वो हार्डन हो जाए, ताकि उसकी शिपमेंट आसान हो और स्टोरेज के दौरान जो स्पोजिटरी है वो टूटे ना। तो डिफरेंट कम्बिनेशंस बना लिए जाते हैं डिफरेंट बेसिस के। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट हो जाए, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट ना हो, उसमें भी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट बेसिस ऐड कर ली जाती हैं, कम्बिनेशन ऐड कर लिए जाते हैं। और इससे हमें ये फ़ायदा भी होता है कि हम जो मेडिकामेंट की रिलीज़ है उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं कि कितने टेम्परेचर पे कितनी जो मेडिसिन है वो रिलीज़ होगी, मेडिसिन यकदम रिलीज़ होगी या स्लोली स्पोजिटरी वहाँ जाके डिज़ोल्व होगी और आहिस्ता आहिस्ता मेडिकामेंट को रिलीज़ करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल हो जाती हैं। कुछ जो बेसिस हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं फैटी मटेरियल से। फैटी मटेरियल्स को इमल्सिफाई किया जाता है, या फिर एक ऑप्शन ये होता है कि अब हम जानते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड है वो एक्वस इन नेचर है, और अगर किसी ऐसे बॉडी ऑरिफिस के अंदर स्पोजिटरी इंसर्ट करवाई जा रही है जहाँ पे बॉडी फ्लूइड अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या है कि इमल्सिफाइड मटेरियल देने की ज़रूरत नहीं है,
अगर तो इमल्सिफिकेशन के बाद हम मटेरियल दे रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पॉसिबल तो क्या हो सकता है ऐसे ऑरिफिस के लिए जहाँ पे बॉडी फ्लूइड अवेलेबल है, और आप जानते हैं कि बॉडी फ्लूइड एक्वस इन नेचर है। इमल्शन बनाने के लिए 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक तो फैटी मटेरियल चाहिए होता है जिसे आप ऑयल कहते हैं, या फिर वाटर चाहिए होता है एक्वस मटेरियल, और तीसरा इमल्सिफाइंग एजेंट। अब आपके पास एक चीज़ साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल है, 2 चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिनमें एक तो फैटी मटेरियल है और दूसरा एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इमल्सिफिकेशन के लिए तीनों चीज़ें मिलेंगी, मतलब साइट ऑफ एक्शन पे सपोजिटरी इंसर्ट की जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगी या डिज़ोल्व हो जाएगी और बॉडी फ्लूइड उसके साथ मिल जाएगी। इमल्सिफाइंग एजेंट पहले से ऐड हुआ होगा, वहाँ पे प्रॉम्प्ट इमल्सिफिकेशन हो जाएगी जैसे ही सपोजिटरी का कंटेक्ट होगा एक्वस बॉडी फ्लूइड के साथ, और वहाँ पे ड्रग रिलीज़ होगी इमल्सिफिकेशन के बाद और प्रॉपर स्प्रेडिंग एक्शन आ जाएगा, ड्रग एब्जॉर्ब होगी और अपना काम स्टार्ट कर देगी। लोकल एक्शन भी इस चीज़ से लिया जा सकता है, सिस्टेमिक एक्शन भी इस चीज़ से लिया जा सकता है। इस तरह की जो बेसिस होती हैं, चाहे वो फैटी बेसिस हैं या चाहे वो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, इस तरह की बेसिस को हम मिसलेनियस बेसिस की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे, जो कि हमारी 3rd कैटेगरी है। कोका बटर की बात थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास यही है। कोका बटर NF, मतलब हम एक सिंपल कोका बटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं USP के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोका बटर NF को अगर आप डिफ़ाइन करें तो ये फ़ैट है जो कि ऑब्टेन किया जाता है रोस्टेड सीड से थियोब्रोमा कोकाओ के। थियोब्रोमा कोकाओ एक प्लांट है, उसका बोटानिकल रीजन थियोब्रोमा कोकाओ है। उसका सीड लेना है और उसको रोस्ट करना है, और वहाँ से जो फैट ऑब्टेन होगा उसको हम कोका बटर बोलेंगे या कोका बटर NF बोलेंगे। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये येलोइश वाइट सॉलिड होता है। इसकी जो ऑर्डर होती है वो फेंट होती है, एग्रीएबल होती है। एग्रीएबल का मतलब है कि जो भली महसूस हो, ऐसी ऑर्डर जो बुरी महसूस ना हो। और एग्रीएबल तो है, और ये चॉकलेट लाइक ऑर्डर आपको मिलती है इसके अंदर। केमिकली अगर बात की जाए तो ये ट्राइग्लिसराइड है, कम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरीन है, और एक या इससे एक से ज़्यादा डिफरेंट फैटी एसिड इसके अंदर हो सकते हैं। प्राइमरीली जो फैटी एसिड इसके अंदर ऐड किए जाते हैं या पाए जाते हैं वो ओलियो पाल्मिटोस्टेरिन है और ओलियो डाइस्टेरिन है। कोका बटर में पहले भी बता चुका हूँ, ये एक आइडियल सपोजिटरी बेस है। क्या वजह है इसके आइडियल सपोजिटरी बेस होने के लिए कि ये मेल्ट कर जाती है 30 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, या 86 to 97 फ़ारेनहाइट के ऊपर। आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कोका बटर जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं कर रहा। रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारे आप जानते हैं। उसके ऊपर ये सॉलिड है। जैसे ही आपने इंसर्ट किया कोका बटर सपोजिटरी को, तो पेशेंट के अंदर कोका बटर सपोजिटरी इंसर्ट होने के बाद ही ये मेल्ट कर गई। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड रह सकती है मैक्सिमम 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और जिस सपोजिटरी के अंदर कोका बटर यूज़ हुआ हो उसको हम स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्ट है उसकी आसान हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है,
जिसकी वजह से जो कोका बटर है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जब कोका बटर को स्पोजिटरी बनाने के लिए हमने मेल्ट करना है, तो अगर आप हेस्टली और केयरलेसली इसको मेल्ट करते हैं और उस टेम्परेचर पे आप उसको मेल्ट करते हैं जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेल्ट करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा है, उसको एक्सीड कर रहा है, और उसके बाद आप इसको जब आप बेस को मेल्ट कर चुके होते हैं, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड कर चुके होते हैं और उसको आप फिर क्विकली चिल कर लेते हैं, उसका टेम्परेचर क्विकली रिड्यूस कर लेते हैं, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट बनता है वो एक मेटास्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। स्टेबल नहीं, मेटास्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जिसे हम अल्फ़ा क्रिस्टल बोलते हैं। इन चीज़ों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मच लोअर होता है ओरिजिनल कोका बटर NF से। मतलब हुआ क्या कि इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, ट्राइग्लिसराइड होने की वजह से उसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। अब डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म सबकी सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो वो स्टेबल तो नहीं होंगी। अच्छा, कैसे ये प्रॉब्लम अकर होती है? अब आपने स्पोजिटरी बनानी है, बेस नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है, इसमें आप एक्टिव ऐड नहीं कर सकते। अब आपने बेस को मेल्ट करना है और उसके अंदर एक्टिव ऐड करना है। जब आपने बेस को मेल्ट किया, फ़र्ज़ करें बेस मेल्ट हो जाती है 30 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, आपने इसको मेल्ट करने के लिए ले गए जल्दी परफॉर्मेंस के लिए 70, 80, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हालांकि आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड था वो 30 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में था, उस पर भी तो बेस ने मेल्ट हो जाना था, थोड़ा सा स्लो हो जाना था। अच्छा, आपने क्या किया कि हेस्टली या केयरलेसली इसको मेल्ट कर लिया और टेम्परेचर वो रखा जो कि ग्रेटली एक्सीड कर रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर को। अच्छा, उसके बाद आपने चूँकि वहाँ पे हेस्ट शो किया, केयरलेसनेस शो की इसको मेल्ट करते वक्त, उसके बाद आपने चिलिंग भी इसकी फ़ौरन फोर्स चिलिंग कर ली, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसकी चिलिंग कर ली, और जो टेम्परेचर था वो जल्दी रूम टेम्परेचर पे आ गया, जहाँ पे ये फिर सॉलिडिफाई होगी। अब आपके पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनी है कोका बटर की वो स्टेबल नहीं है, इसे हम कहेंगे मेटास्टेबल, और इस फॉर्म को बोलेंगे अल्फ़ा क्रिस्टल। अल्फ़ा क्रिस्टल का पता हमें कैसे चलता है? अल्फ़ा क्रिस्टल्स का पता हमें चलता है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है कोका बटर का वो मच लोअर हो जाएगा ओरिजिनल कोका बटर से भी। क्या नुकसान होगा? मतलब पहले अगर कोका बटर 30 to 36 पे मेल्ट हो रहा था, अब कोका बटर 20 पे भी मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो कोका बटर रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड था, अब तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड नहीं रहा। अब जो स्पोजिटरी है उसकी इंसर्शन इजी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होना चाहिए था, इंसर्शन के बाद मेल्ट होना चाहिए था। ये तो बॉडी ऑरिफिस के अंदर इंसर्शन से पहले ही मेल्ट हो गया। इसका मतलब ये अब जो कोका बटर हमने तैयार किया है ये किसी काम का नहीं है। मेटास्टेबल कंडीशन जो है इसके अंदर स्लो ट्रांजिशन होती है स्टेबिलिटी की तरफ। मतलब ये जो हमने क्रिस्टल बनाए हैं जो कि अल्फ़ा क्रिस्टल बन गए हैं, तो ये स्टेबल बीटा फॉर्म की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ट्रांजिशन स्टार्ट कर देते हैं और उनमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ग्रेटर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कई डेज तक चला जाता है। हो जाएगा ये, मतलब एक बार जो चीज़ बन गई है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो स्टेबल हो जाएगी, लेकिन उसको स्टेबिलिटी के अंदर
उसको स्टेबल होते होते कई दिन लग जाएंगे। तो इस वजह से बेहतर यही है कि हम इस चीज़ से बच जाएं। इस फार्मूलेशन को हम बनाएं ही इस तरह कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आए वो पहले ही बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म आए, अल्फ़ा क्रिस्टल की तरफ हम ना जाएं। क्योंकि जो स्पोजिटरीज बनेंगी इस तरह के कोका बटर से, और वो जल्दी हार्डन नहीं होंगी जब आप उसको मोल्ड कर लेंगे या मोल्ड्स के अंदर डाल देंगे, तो उसको आप किसी पेशेंट को यूज़ नहीं करवा सकते। दूसरा, इससे टाइम का लॉस होगा। अब जब जो चीज़ आपने बनाई है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो टाइम का लॉस हो गया, मटेरियल का लॉस हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फार्मासिस्ट की जो प्रेस्टीज होगी उसका लॉस हो जाएगा कि फार्मासिस्ट ने जो चीज़ बनाई है वो किसी काम की नहीं है। इसका हल क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? कोका बटर मस्ट बी स्लोली एंड इवनली मेल्टेड। आपने क्या करना है कि कोका बटर को जब तैयार कर रहे हैं आप, बेस को तैयार कर रहे हैं या बेस के अंदर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड कर रहे हैं, तो आपने उसको स्लोली मेल्ट करना है। प्रेफरेबली आपने डायरेक्ट फ्लेम यूज़ नहीं करना, जिससे कभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 70, 80, 90 तक जा सकता है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। आपने एक वाटर बाथ को यूज़ करना है, वार्म वाटर बाथ को यूज़ करना है, ताकि अनस्टेबल अल्फ़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म आपके पास ना आए, और जो लिक्विड आपके पास हो बेस वो बीटा क्रिस्टल की फॉर्म में रहे, ताकि जैसे ही आप उसको वाटर बाथ से हटाएं, हीट सोर्स से आप हटाएं, तो वो हार्डनिंग की तरफ चला जाए कंजीलिंग के रास्ते से। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फिनोल, क्लोरल हाइड्रेट, ये स्पोजिटरीज में ऐड की जाती हैं। ये भी प्रॉब्लम काज करती हैं और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लो कर देती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो आपके पास इनकी भी रेमेडी होनी चाहिए। आज का लेक्चर यहीं तक है। जो क्लोरल हाइड्रेट को ऐड करने के बाद जो टेम्परेचर लो हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो रहा है, उसकी रेमेडीज से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज का जो बेटा लेक्चर तैयार किया गया है वो सेक्शन 5 चैप्टर 12 एंसल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से तैयार किया गया है। अल्लाह हाफिज़।